अफसानवी कहानियों की तरह हकीकी दुनिया में कोई खातून अगर अपने चेहरे पर बार बार प्लास्टिक सर्जरी करके कई बार मुसाफिर जहाज हाईजैक करे और वो भी एक ऐसे मुल्क के लिए दर्द सर बनी रहे जो पूरी दुनिया को गुलाम बनाना चाहता हो, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेजबान ज़ैदी अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हाईजैकिंग जैसे जुर्म में सर फहरिस्त किसी खातून का हाईजैकर होना ही हैरानकुन है, लेकिन एक नौजवान लड़की का किसी मुसाफिर जहाज को हाईजैक करना, फिर प्लास्टिक सर्जरी करके अपनी शक्ल बदलना और एक बार फिर हाईजैक करना, ये यकीनी तौर पर एक ऐसी कहानी है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। लेकिन ये एक हकीकतन एक फलस्तीनी खातून लैला खालिद ने कर दिखाया, जो कि फलस्तीन की जद्दोजहद का हिस्सा बनी और फिर वो कर दिखाया जिसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती। नाजरीन, ये 29 अगस्त 1969 का दिन था जब वो 25 साल लड़की सफेद लिबास, हाथ में गोली की शक्ल की रिंग और सन हेड, सन ग्लासेस पहने एयरपोर्ट पर परवाज नंबर TWA 840 का इंतजार कर रही थी। वो अंदर से बहुत घबराई हुई थी। वो चेहरे और लिबास के एतबार से हॉलीवुड की अदाकारा ऑड्री हेवन जैसी नजर आने वाली लड़की एयरपोर्ट सिक्योरिटी की आंखों में धूल झोंक कर एक पिस्तौल और 2 दस्ती बम अपने साथ लाने में कामयाब हो गई थी। वो ये जाहिर करने की कोशिश कर रही थी कि वो एयरपोर्ट पर मौजूद वेटिंग लाउंज में बैठे एक शख्स सलीम इसाबी को नहीं पहचानती। सलीम इसाबी दरअसल पॉपुलर फ्रंट ऑफ फलस्तीन की आजादी के कमांडर यूनिट के अहम रुकन थे। लैला और इसाबी ने दानिस्ता तौर पर एक साथ फर्स्ट क्लास की टिकटें बुक कराई थी ताकि वो आसानी से कॉकपिट तक पहुंच सके। लैला खालिद और सलीम इसाबी की नशिस्तें तैयारे के अंदर आसपास ही थीं। एयर होस्टेस ने लैला को कॉफी और इसाबी को बियर ऑफर की, लेकिन एयर होस्टेस के बहुत समझाने के बावजूद लैला खालिद ने कुछ नहीं खाया। लैला ने एयर होस्टेस को बताया कि उसे सर्दी लग रही है और उसके पेट में शदीद दर्द भी हो रहा है, इसीलिए उसे एक कंबल दिया जाए। जैसे ही उसे कंबल मिला, लैला ने अपने हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल कंबल के नीचे रख दिए ताकि उन्हें आसानी से हासिल किया जा सके। अपने एक इंटरव्यू में लैला का कहना है कि जैसे ही अमले ने मुसाफिरों को खाना पेश करना शुरू किया, सलीम ने कॉकपिट पर छलांग लगा दी और उनके पीछे मैं भी अपनी गोद में रखे हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल लेकर भागी। इसी दौरान एयर होस्टेस के हाथ से खाने की ट्रे नीचे गिर गई और वो जोर से चीखी और मेरी कमर में फंसी हुई पिस्तौल मेरी पतलून के अंदर से फिसलकर तैयारे के फर्श पर गिर गई। इसाबी और मैंने चीख कर कहा कि फर्स्ट क्लास के तमाम मुसाफिर और अमले के अराकीन साइड पर मौजूद 91वीं क्लास में चले जाएं। लैला ने बताया कि मेरे जिम्मे पायलट और ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करने का काम सुपुर्द था। मैंने पायलट को इसराइल के लूथ हवाई अड्डे पर ले जाने को कहा, जो अब डेविड बेन गोर्बन एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे ही तैयारा इसराइली खित्ते में दाखिल हुआ, इसराइली फौज के 3 फौजी जेट जहाजों ने साथ में परवाज शुरू कर दी। उन जंगी जहाजों को देखकर मुसाफिरों में खौफ खराश फैल गया। उनका ख्याल था कि इसराइली जंगी जहाज हमारे जहाज को मार गिराएंगे। लिहाजा मैंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता किया और कहा कि अब हमें फ्लाइट TWA 840 के बजाय PFLP यानी फ्री अरब फलस्तीन के नाम से पुकारेंगे। तैयारे के पायलट ने पहले तो मेरी हिदायत मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब मैंने उसे अपना दस्ती बम दिखाया तो वो हिदायत पर अमल करने लगा। जब जहाज लूथ के हवाई अड्डे के ऊपर से गुजरा तो नीचे सैकड़ों इसराइली फौजी और टैंकर हाईजैकरों से निपटने के लिए तैयार खड़े थे। फिर लैला खालिद ने बताया कि मैंने पायलट को तैयारा दिमश्क ले जाने का हुक्म दिया और फिर रास्ते में मैंने पायलट से कहा कि वो मुझे मेरी जाए पैदाइश हैफा के ऊपर से ले जाए। लैला खालिद ने अपनी कहानी बताते हुए कहा कि जब मैंने फलस्तीन को तैयारे के ऊपर से देखा तो 1 मिनट के लिए मैं ये भूल गई कि मैं एक मुहिम का हिस्सा हूँ। मेरे दिल में ये शदीद ख्याल पैदा हुआ कि मैं अपनी नानी, फुप्पो और वहाँ मौजूद हर शख्स को पुकारूं और कहूँ कि हम वापस आ रहे हैं। दिमश्क के हवाई अड्डे पर उतरने के बाद सलीम इसाबी ने तैयारे के कॉकपिट में धमाका खेज मौत डालकर उसे उड़ा दिया, क्योंकि उनके मुताबिक ये फलस्तीनी अवाम की जिंदगियों के लिए दुनिया की तवज्जो हासिल करने का सबसे मौसर तरीका था। इस वाकये के बाद लैला खालिद ने अपनी नाक, आंखों और मुंह की 6 जगहों से प्लास्टिक सर्जरी करवाई ताकि उसकी शक्ल तब्दील हो जाए और वो एक और हाईजैकिंग के लिए तैयार हो सके। सितंबर 1970 में उसने लुबनान से यूरोप का सफर किया और 4 सितंबर को उसकी जर्मनी स्टेट गार्ड में पेट्रिक अर्गिलो से मुलाकात हुई। लैला खालिद ने अपनी आपबीती पर एक किताब भी लिखी जिसमें उसने लिखा
کہ पैट्रिक अर्गिलो हाईजैकिंग के लिए हमसे मिलने वाला था, लेकिन हम दोनों पहले कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे। 6 सितंबर को हम दोनों स्टेट गार्ड से न्यूयॉर्क का टिकट लेकर एक साथ एम्स्टर्डम गए। हम दोनों एम्स्टर्डम में इस्राएली एयरलाइन की परवाज ELAI 219 से न्यूयॉर्क जा रहे थे। हाईजैकिंग की मंसूबाबंदी करते हुए ये फैसला किया गया था कि उस हाईजैकिंग के लिए 2 अफराद की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस तैयारे में मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होते हैं और तैयारे में सवार अफराद को 3 बार तलाशी के लिए रोका भी जाता है। इस बार मैं पैट्रिक अर्गिलो के साथ इकॉनमी क्लास में बैठी थी। लैला खालिद ने बताया कि पैट्रिक जानता था कि उसे क्या करना है और मैं जानती थी कि मुझे क्या करना है, और हमारे पास हमारे हथियार थे। मेरे पास 2 दस्ती बम थे, जबकि पैट्रिक के पास एक हैंड ग्रेनेड भी था। मैंने बहुत मुख्तसर स्कर्ट पहना हुआ था और मैंने तमाम नक्शे अंदर छुपा रखे थे। प्लान के तहत जब मैं कॉकपिट की तरफ भागी तो देखा कि पायलट ने उसका दरवाजा अंदर से बंद किया हुआ था। मैंने अपने हैंड ग्रेनेड बाहर निकाले तो तैयारे में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसे देखकर पैट्रिक ने जवाबी फायरिंग की और इस दौरान पैट्रिक को भी गोली आ लगी। मुझ पर भी 2 मुहाफिजों और मुसाफिरों ने हमला कर दिया, जिसे देखकर लोगों ने हमें मारना शुरू कर दिया, जिससे हमारी कई पसलियां टूट गईं। इस दौरान होशियार पायलट ने अचानक तैयारे को नीचे की जानिब मोड़ दिया, जिसकी वजह से मैं अपना तवाज़ुन खो बैठी और नीचे गिर पड़ी। मुसाफिरों पर उसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उनकी सीट बेल्ट बंधी हुई थी। तैयारा मुतवक्का तौर पर नीचे आया, जिससे ये यकीन भी खत्म हो गया कि अगर बम फट गया तो केबिन में कोई डिप्रेशन नहीं होगा और कम से कम नुकसान होगा। लैला खालिद ने एक इंटरव्यू में ये बताते हुए कहा कि आधे घंटे के बाद हम खड़े हो गए और मैंने हैंड ग्रेनेड की पिन को अपने दांतों से हटाने की कोशिश की। जैसे ही हम खड़े हुए और चीखे तो सिक्योरिटी एहलकारों ने फायरिंग शुरू कर दी। मैंने देखा कि कोई हमें कॉकपिट से मैजिक आई से देख रहा है। मैंने वहां देखकर उन्हें बावर कराया कि मैं 3 तक गिनूंगी। अगर उस वक्त तक कॉकपिट का दरवाजा ना खुला तो मैं जहाज को बम से उड़ा दूंगी, जबकि मैं ये करने वाली नहीं थी। लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला और चंद लम्हों बाद पीछे से किसी ने मेरे सर पर कुछ मारा और मैं बेहोश हो गई, जिसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा और बदकिस्मती से हम इस मिशन में नाकाम रहे। लेकिन हमारी इन काविशों ने फलस्तीन की आवाज को बहुत बुलंद कर दिया था। नाजरीन, इस तैयारे को बर्तानिया के एक हवाई अड्डे पर उतार लिया गया और लैला के साथी को गोली मारकर हलाक कर दिया गया, जबकि उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे 28 दिन तक कैद रखा गया था, जिसके बाद साबिक बरतानवी वजीर आजम एडोन हैट ने कैदियों को फलस्तीन लिबरेशन फ्रंट के साथ तबादला करते हुए रहाई का हुक्म जारी कर दिया। कई दहाइयों के बाद लैला की कहानी एक बार फिर बरतानवी मीडिया की सुर्खियों में गर्दिश कर रही है। इसकी वजह यह है कि किसी ने लेबर पार्टी के सरकर्दा रहनुमा जर्मन कॉर्बन की तस्वीर ढूंढ निकाली है, जिसमें वो लैला खालिद के साथ एक जलसे की तकरीब में नजर आ रहे हैं। दर हकीकत ये 2002 की बात है, जब लंदन में फलस्तीन के हक में निकाली गई रैली में जर्मन कॉर्बन ने खिताब किया था और उस रैली में लैला खालिद को भी खिताब के लिए मुंतखब किया गया था। लैला खालिद ने अपने खिताब के दौरान इसराइल पर फलस्तीनी परचम लहराने की ख्वाहिश और अपने अज़म का इजहार किया, जबकि जर्मन कॉर्बन ने भी फलस्तीन पर इसराइली मुजालिम के जवाब में इसराइली अशिया के बाइकाट की अपील की थी। नाजरीन, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।